वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का लेक्चर 22 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने एटम पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पढ़े, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ड्यूअल नेचर पढ़ा, लेकिन एक स्टूडेंट्स चीज जो है उसके बारे में हमने बहुत कम बात की, और वो है एटम के सेंटर में बैठा हुआ छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल उसका न्यूक्लियस। आज से हम एंटर कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में आता है, जेई में भी आता है और एडवांस में भी इक्वली आता है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि 5 सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है इसके अंदर जो एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम रोड मैप्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की किस चीज से बना है ना, न्यूक्लियस क्या होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जेड, एन और ए। न्यूक्लियाइड का नोटेशन है ये जो ए जेड एक्स वाला सिंबल जो आपको हर न्यूक्लियर रिएक्शन में दिखेगा। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू या स्मॉल यू। फिर 3 भाई है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। इनमें शुरू में कंफ्यूजन होता है, तो आज कम परमानेंटली उसको हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर का साइज। याद है रुदरफोर्ड साहब ने उसको कैसे नापा था, है ना, उसको एक बार और देख लेंगे यहाँ पे। फिर एक फेमस फॉर्मूला है आर इक्वल्स आर नॉट ए टू द पावर 13। वो क्या है, कैसे आया, कहाँ यूज होता है, सारी चीजें। और न्यूक्लियर डेंसिटी, जिसका आंसर सुन के आप शायद अगर पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा सा शॉक लगेगा। अब ये देखिए जो डायग्राम, जो फिगर है, तो ये न्यूक्लियस ऐसा दिखता है। रेड बॉल्स प्रोटॉन्स है, ब्लू बॉल्स आपके न्यूट्रॉन्स है, सब टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसी पिक्चर को आज हम मतलब फिजिक्स से समझेंगे, उसका फिजिक्स क्या है वो आज देखते हैं। शुरू धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो यहां से शुरू होती है। देखो, एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। किसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड। पता है, ये नाम रुदरफोर्ड साहब ने दिया था, ये तो आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्वांटम मैकेनिकल नेचर के होते हैं। ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल नेचर क्या है ये मत बोलना कि नहीं पता है। बोर मॉडल तो पढ़ा था ना हमने, है ना। लेकिन अब हमारा स्पॉटलाइट देखो न्यूक्लियस पर है। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस 2 पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बोलो? न्यूक्लियॉन्स। याद रखिए, न्यूक्लियॉन मतलब कोई नया पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ बोलने का नाम है न्यूक्लियॉन। दोनों आ गए उसमें। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में। किसने की? इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स चाडविक ने, है ना। ये डेट जेई में डायरेक्टली तो नहीं पूछते, लेकिन नीट और बोर्ड में ये 1 मार्कर्स में आता है 1932 चाडविक, ये दोनों तो लिख लेना, इसलिए यहाँ पे कवर कर लिया। न्यूट्रॉन की 2 प्रॉपर्टीज भी नोट करिए। उसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल न्यूट्रल, इसीलिए नाम है न्यूट्रॉन। और मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है। बहुत से स्टूडेंट तो उल्टा याद रखते हैं, गलत। न्यूट्रॉन हैवी और है। पॉइंट नंबर 3 देखो, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी संख्या के बराबर। तभी तो एटम न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिला के कैंसिल हो जाते हैं। ये देखिए स्केल का मैजिक। देखो, पूरा एटम है लगभग 10⁻⁻10 मीटर का, और अंदर का न्यूक्लियस देखो कितना है, वो 10⁻⁻14 मीटर। मतलब न्यूक्लियस एटम से लगभग कितना, 10,000 गुना छोटा। पहले भी बताया था ये। एक
एनालॉजी दूं, सारे देते हैं, है ना। अगर एक एटम एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम जितना हो तो न्यूक्लियस होगा पिच पर रखी एक छोटी सी गोली के बराबर, समझे। बाकी सब क्या है, खाली स्पेस है। एनालॉजी है ऐसा। आगे बढ़ते हैं अभी। ये आता है तीन सबसे इंपॉर्टेंट लेटर, जेड, एन और ए। यही तो पूरे चैप्टर का बार बार आएंगे, इसको तो पता होना ही चाहिए। ए होता है जेड प्लस एन, बस इतनी सी बात है। लेकिन हर टर्म को समझना जरूरी तो है। जेड होता है एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है ना उनकी संख्या है ये। एन होता है न्यूट्रॉन्स की संख्या। ए को बोलते हैं मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर, मतलब टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब इसको ना, वो एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, तो इसको मास नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस को, जो टोटल मास है न्यूक्लियस का, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? ए टाइम्स एक न्यूक्लियन के मास के बराबर। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो ए न्यूक्लियंस का मास, ऐसा समझे। तो ए इंटू एम कर दो, समझ गए आप। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। पहला है, जेड ही एलिमेंट को डिफाइन करता है। जेड बदला तो एलिमेंट बदल गया। जेड इक्वल्स 1 हाइड्रोजन, जेड इक्वल्स 6 कार्बन, जेड इक्वल्स 92 यूरेनियम, ऐसे केमिस्ट्री की बात है। दूसरा, आयोनाइजेशन अगर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो क्या स्पीशीज बदल जाएगा, एलिमेंट बदल जाएगा। कैल्शियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो जैसे, तो क्या बना? Ca2+, लेकिन है अभी भी वो कैल्शियम, क्योंकि प्रोटॉन्स तो वही के वही है ना, इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रोटॉन से होती है, उनके नंबर से। तीसरा है, हर न्यूक्लियर स्पीसीज जिसका जेड और ए फिक्स्ड है उसे कहते हैं न्यूक्लियाइड। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में डेफिनेशन के रूप में भी पूछी जाती है। चौथा है, न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है? प्लस जेड ई, पॉजिटिव है। यहाँ ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, तो मतलब एसेंशियली जेड ही तो एलिमेंट डिसाइड करता है। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर एन का केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट है? तो बोलेंगे निग्लिजिबल। इसलिए एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स की केमिस्ट्री सेम होती है। समझा? आइसोटोप कहा जाता है, ये एक आइसोटोप है, ऐसा कहा जाता है। चलो इसी नोटेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये नोटेशन है जो इस चैप्टर में आपको, जैसे कहा, हर जगह दिखने वाला है। ए जेड एक्स, ऊपर लिखते हैं ए मास नंबर, नीचे लिखते हैं जेड एटॉमिक नंबर, और एक्स है एलिमेंट का केमिकल सिंबल। एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम लो, नीचे देखो। नेचुरली अकरिंग एल्यूमिनियम का A27 है और Z13 है, तो लिखेंगे 27 ऊपर, 13 नीचे। अब कभी कभार 13 राइट साइड भी लिखते हैं, इट्स ओके, और Al लिखेंगे। अब न्यूट्रॉन्स कितने? तो सिंपल है, N इक्वल्स A माइनस Z, 27 माइनस 13 14 आए। तो यहां पे गलती मत करना, ये रिफ्लेक्स होना चाहिए, आपको सीधा N दिखना चाहिए। अच्छा, अब ये स्पेशल पार्टिकल्स के सिंबल देखो, अच्छा टेबल है, काम आएगा। ये भी आपके रिफ्लेक्स में होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फेमिलियर होना चाहिए। प्रोटॉन को लिखता है 11H। क्यों H? क्योंकि प्रोटॉन और कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है।
ए इक्वल्स 1, जेड इक्वल्स 1। न्यूट्रॉन 1 0 n, एक न्यूक्लियन है तो ए इक्वल्स 1, चार्ज 0 तो जेड इक्वल्स 0। इलेक्ट्रॉन, ये इंटरेस्टिंग है, 0 माइनस 1 ई। ए 0 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन से बना ही नहीं है, वो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है। और Z माइनस क्यों, 1 क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, माइनस ही। तो इसको भी ऐसे लिख दिया, समझे आप? तो ये लिखने का तरीका, यही तो कह रहा हूं कि थोड़ा ये। और देखो ये टिप जेई के लिए गोल्डन रूल है, हर न्यूक्लियर इक्वेशन में ये सारे मतलब अब रिएक्ट ऊपर ऊपर बैलेंस कर दो, और Z सारे नीचे, सारे Z नीचे, जो नीचे नीचे बैलेंस होने चाहिए। लेफ्ट साइड का टोटल है इक्वल टू राइट साइड का टोटल है, सेम फॉर Z। अब ये रेडियो एक्टिविटी आगे चैप्टर होगा, अल्फा डी के, बीटा डी के, सब इसी रूल से सॉल्व होंगे आसानी से। ये नोटेशन पक्का कर लो, है ना? तो आगे आसानी हो जाएगी, है ना? जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वो, अभी तो सिर्फ बताया आपको। चलो, पहला न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन है 12 ग्राम कार्बन, कार्बन 12 है, और 14 ग्राम कार्बन 14 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है? बहुत ही आसान सवाल है, वार्म अप है ये तो, और कुछ है ही नहीं। खुद ट्राई करो, सॉल्यूशन मत देखो। डन? चलो अब साथ में करते हैं। पहला है 12 ग्राम ऑफ C12। अब C12 का मास नंबर 12 है, मतलब मोलर मास 12 ग्राम पर मोल हुआ। तो 12 ग्राम मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 मोल, है ना? इसीलिए कहा कि ये समझ में आया तो कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम। और 1 मोल में एटम कितने होते हैं? एवागाड्रो नंबर याद है, 6 इंटू 10⁻23। अब इसका मतलब है एक इस टाइप पे कार्बन में Z तो आपका 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, एक कार्बन एटम की बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो? 6 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ऐसा होना चाहिए ना? तो 36 इंटू 10⁻। प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम, 36 इंटू 10⁻, ऐसा। न्यूट्रॉन्स पर एटम कितने हैं? ए माइनस जेड 6 है, तो टोटल 6 इंटू 6 इंटू 10⁻30, ऐसा है। तो C12 में तीनों के आंसर सेम आए, 36 इंटू। कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि C12 में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तीनों 6 है। अब उसी तरह से 14 ग्राम ऑफ C14। अब C14 का मोलर मास 14 ग्राम, तो 14 ग्राम फिर से 1 मोल, तो फिर से 6 इंटू 10⁻23 टोटल उसके पार्टी का एटम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन मतलब Z, तो अभी भी 6 इंटू वही है, सेम रहा, देखो 36 इंटू। प्रोटॉन्स अभी भी सेम 36। हाँ, अब न्यूट्रॉन देखो, A माइनस जेड 14 इंटू 6 करो, है ना? तो 14 माइनस, सॉरी 6, 8 न्यूट्रॉन्स पर एटम आया, देखो। तो टोटल आपका आया 8 इंटू 6, मतलब 48, है ना? 10⁻23। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे? सेम Z तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, फर्क सिर्फ न्यूट्रॉन में है। और यही तो डेफिनेशन है किस चीज की? आइसोटोप की, है ना? जो अभी हम देखेंगे 2 स्लाइड बाद, उसको फॉर्मली पढ़ लेंगे। हाँ, ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट। पहली बात, एटॉमिक मास नंबर है क्या? एएमयू में जो मास है उसका नियरेस्ट इंटीजर, इसको अगर समझे तो फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, और ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, सटल पॉइंट कहा जाएगा, एटॉमिक मासेस हमेशा न्यूट्रल एटम के लिए डिफाइन होते हैं। मतलब
देखो ध्यान से, उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ Z इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूडेड है ना। बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियस में ये पॉइंट बहुत काम आएगा, अभी से नोट कर लो। अच्छा, अब मेजरमेंट की बात आती है तो स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा, रेफरेंस वो कौन सा है। तो दुनिया ने डिसाइड किया कार्बन 12। इतनी आसानी से ये डिसीजन नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों तक, सालों तक ऊपर नीचे करके ये डिसाइड हुआ है। एनीवेज, तो कार्बन 12 का जो न्यूट्रल एटम है, मतलब न्यूक्लियस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसका मास बोल दिया गया कि एग्जैक्टली 12U बोल दो। डेफिनेशन है ये, मेजरमेंट नहीं है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत सालों के बाद बहुत लोगों ने ना ऊपर नीचे, है ना, करके ये बाहर निकला हुआ है। एनीवेज, तो 1 AMU इक्वल्स 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम एट रेस्ट है, मतलब इन ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट नहीं। तो ये न्यूमरिकली आता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻27, ये आता है। जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से लगाया तो ये इतना आया। तो ये नंबर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। हर न्यूक्लियर न्यूमरिकल में ये काम लगेगा। और वैसे दिखते ऊपर ऊपर से टफ है, लेकिन बस ये नंबर्स ही डालने होते हैं ऐसे न्यूमरिकल्स में। अब टेबल देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻, ये तो पता है 19 कूलम, -9। मास होता है 9.1 10⁻31। तो EMU में सिर्फ आता है 0.000548U, निग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। प्रोटॉन प्लस चार्ज है, हाँ, ई का प्लस कूलम, मास है 1.007276 U। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1.00866U। देखो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, जो हमने अगली स्लाइड में बोला था। तो ये नंबर्स कंफर्म हो रहे हैं। तो दोनों अप्रोक्सीमेटली देखो 1U, इसीलिए न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेटली A टाइम्स U होता है। देखो पहली डेफिनेशन, इंटीजर बनाते उसको। चलो, तो इसको थोड़ा और एक बार देख लेगा आप, इसको थोड़ा पक्का कर लेना। अब आता है वो टॉपिक जिसमें पता नहीं कितने स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज होते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। होप कि आज के बाद आप एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, आइसोटोप मतलब सेम Z, डिफरेंट N, प्रोटॉन्स सेम, न्यूट्रॉन्स अलग। एग्जाम्पल देखो, कार्बन के आइसोटोप है ये C11 12 13 14, सब में Z इक्वल 6, लेकिन A अलग अलग। तो हाइड्रोजन के तो 3 फेमस आइसोटोप हैं, H1 H2 H3, और इन तीनों के स्पेशल नाम भी याद रखिए। H1 मतलब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, सिंपल। H2 मतलब ड्यूटेरियम कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन इससे बन भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ मिला के हैवी वाटर D2O बनाते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर का काम इन्हीं से होता है। ये बोर्ड का 1 मार्कर है D2O, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर। H3 ट्रिटियम, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब ज्यादा लाइफ नहीं है इसकी, रेडियो एक्टिव है ये। अब आते हैं आइसोटोन पे, सेम एंड डिफरेंट Z, न्यूट्रॉन्स सेम। एग्जांपल देखिए, C14 N15 O16 F17, चेक करो, 14 - 6 8, 15 - 7 8, सब में 8 है, N इक्वल्स 8 है, तो सब में है ये। तो यही तो आइसोटोन है। अब आइसोबार सेम है, डिफरेंट Z, तो मास नंबर सेम है।
जैसे C16, N16, O16, F16, सबका A16 है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है। तो यहाँ पे मेमोरी ट्रिक ये है कि आइसोटोप, देखो P फॉर प्रोटॉन सेम, आइसोटो न, N फॉर न्यूट्रॉन सेम, आइसोबा आ ए आया आइसोबा, तो A फॉर मास नंबर A सेम। अब अगर ये P फॉर प्रोटॉन, तो कंफ्यूजन आपका इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, वैसे तो ये ट्रिक बहुतों को पता है, पर नहीं पता थी तो कंफ्यूजन था, पता है तो कंफ्यूजन नहीं है। चलो, अब ये रुथरफोर्ड का आइडिया है। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का साइज कैसे नापे? पता ही है आपको, हमने किया है। इतनी छोटी चीज को आप स्केल से तो नहीं माप सकते ना। तो यहाँ रुथरफोर्ड साहब की जो जीनियस आइडिया थी, उनके जो फेमस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, देखो सेटअप समझो, यहाँ पे डायग्राम देखो, पता है फिर भी एक बार, अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज +2, स्पीड भी सीधा हेड ऑन, और न्यूक्लियस की तरफ, जिसका ये न्यूक्लियस का चार्ज क्या बोलेंगे हम, +Z, दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, कूलम रिपल्जन बोले। जैसे जैसे आप पास जाएगा, रिपल्जन बढ़ेगी, स्लो होता जाएगा, स्लो स्लो स्लो, और फिर रुक जाएगा, V=0, फिर वापस लौटना शुरू हो जाएगा। उस मिनिमम डिस्टेंस को ही तो हम कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, D, और उस लेक्चर में हमने R0 कहा था। अब फिजिक्स लगाओ, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली सारी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त क्या थी उसकी, बहुत दूर था, आर बहुत दूर था, इन्फिनिटी नीचे रखोगे 0 होती है तब। अब क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0, काइनेटिक 0, तो सारा एनर्जी कहाँ हो गया, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो इक्वेशन लिखो, ½ mv² = ke टाइम्स Q1 Q2/d। तो ये देखो, ये फॉर्मूला। अब यहाँ Q1 क्या है, अल्फा का चार्ज, Q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज। D के लिए सॉल्व करो। तो ये तो हम फॉर्मूला रट तो नहीं सकते बार बार, लेकिन यही है फॉर्मूला, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं जेई में। और ये डिपेंडेंस समझ लो, अगर D कम तो अल्फा और पास तक जाएगा, Z ज्यादा तो D ज्यादा, ऐसी चीजें है। देखो, तो रुथरफोर्ड साहब ने कैलकुलेट क्या किया, गोल्ड फॉइल के लिए अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के 3.2 10⁻⁻14 मीटर तक पास गया। इसका मतलब क्या, गोल्ड का न्यूक्लियस का रेडियस इतना हुआ नहीं, इससे छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा वापस मुड़ गया बिना न्यूक्लियस को टच किए, तो न्यूक्लियस तो और अंदर होगा। सिल्वर के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच निकला लगभग 2 × 10⁻⁻14। कंक्लूजन क्या आया, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एक छोटी सी स्फीयर में, जिसे रुथरफोर्ड साहब ने नाम दिया था न्यूक्लियस, है ना, जिसका रेडियस होगा रफली 10⁻⁻14 मीटर से कम होगा, समझे ना, क्योंकि यहां तक तो वो रुकता है पार्टिकल। अब होता क्या है कि इतने छोटे नंबर्स को बार बार लिखना पेनफुल होता है, क्योंकि तो न्यूक्लियर फिजिक्स की जब बातें आती है तो उन्होंने अपना यूनिट बना लिया, फेम्टोमीटर, फर्मी, FM। तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, एनरिको फर्मी के नाम पर। ये भी साइंटिस्ट थे, किताब इन्होंने अच्छी लिखी है। तो फर्मी में अगर बात करें तो 4.6 FM, 5.5 FM, है ना, क्लीन नंबर्स। ये FM मतलब फर्मी की बात है। डायग्राम देखो, ये यही डायग्राम फिर से याद दिला रहा है कि न्यूक्लियस एटम के लगभग 10,000 गुना छोटा,
है ना, मोस्टली एम्प्टी स्पेस है एटम, मतलब बहुत फेमस हो गया था एम्प्टी स्पेस चीज। आगे बढ़ते हैं। रुथरफोर्ड के बाद एक्सपेरिमेंट तो होते ही रहे और दो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। पहला, ज्यादातर न्यूक्लियाई अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल होते हैं। कैसे मिले? बोले एक्सपेरिमेंट से ये सब चीजें बाहर आई है। दूसरा रिजल्ट, उनका एवरेज रिजल्ट फॉलो क्या करता है? देखो ये फॉर्मूला, आर इक्वल टू आर नॉट टाइम्स ए टू द पावर वन थर्ड, जहां आर नॉट 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, 1.2 फर्मी बोलेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। आगे के सारे इलस्ट्रेशन में यही यूज होगा। अब इसका एक मीनिंग निकालते हैं, डीप सा मीनिंग। पहले वैल्यू वॉल्यूम निकालो। v होता है स्पीयर का 4/3 आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब टाइम्स ए, ऐसा कर लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, है ना। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसा। इसका मतलब हर न्यूक्लियॉन लगभग सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना। जैसे एक डब्बे में एक जैसी गोलियां आपने भरी है, ऐसा समझे कि नहीं। न्यूक्लियस को हम ऐसे ही मॉडल करते हैं, क्लस्टर ऑफ टाइटली पैक्ड स्पीयर्स, है ना। हर स्पीयर एक न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी। और सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या आया? अगर मास प्रोपोर्शनल टू ए है और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू ए है, तो डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, छोटा हो या बड़ा, हाइड्रोजन हो या यूरेनियम हो, है ना। ये प्रूव करेंगे, अभी आगे भी देखेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन लेके प्रूव करेंगे। ग्राफ देखो, आर वर्सेस ए टू द वन थर्ड प्लॉट किया है। स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिसका स्लोप क्या होगा? आर नॉट, क्योंकि देखो जा रहा है वो ओरिजिन से, इसलिए ये स्लोप आर नॉट सीधा 1.2 फर्मी, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है सारा, इसी से ये लाइन खींची गई है, तो इसी से तो ये रिजल्ट आया है, इसी से तो ये सारा डिस्कशन हमने किया। जो कॉन्सिक्वेंस है, डीप मीनिंग है, ये सारा एक बार और सुन लेना। चलो अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी निकालता है 3 पार्ट में। पहला पार्ट है मास नंबर, ए वाले न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट मास कितना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों को बोलो स्मॉल एम। ए न्यूक्लियंस है तो मास ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? ए टाइम्स एम। डन, अप्रोक्सीमेट है लेकिन सही है, क्या गलत है? वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए कैसे लिखेंगे? स्पीयर मान लो, और क्या है, वही तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। तो इक्वेशन ए लगाओ, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो हमें पता है 4/3 पाई आर नॉट इंटू आर नॉट क्यूब इंटू ए, ऐसा आएगा। ये रिजल्ट है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? रो एन बोलो अगर, तो डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम, तो ए एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, आर नॉट क्यूब ए जो भी। और देखो ए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो यही तो बोला था हमने कि रो 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, कहीं पर भी इसका कांस्टेंट है कि नहीं? ये चीज सारी कांस्टेंट है। देखो ए गायब हो गया, मतलब किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये सेम होना चाहिए डेंसिटी, जो हमने अगली स्लाइड में तो प्रिडिक्ट किया था। अब नंबर्स डालो, m होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg में। आर नॉट डालो 1.2 10 टू द पावर माइनस 15, ये सारी चीज। तो देखो रो आपका आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ना बात यह है यहाँ पे कि इस नंबर को थोड़ा फील करो। पानी की डेंसिटी 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब, तो न्यूक्लियर की डेंसिटी 2.3 इंटू 10 टू द पावर 14 गुना ज्यादा,
है ना, 200 ट्रिलियन गुना। तो ये सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। आगे इसको और देखेंगे, समझे कितना डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है। चलो और एक न्यूमेरिकल करते हैं। ट्रिक है, जर्मेनियम 70, उसका रेडियस निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है आर नॉट इंटू ए टू द पावर वन थर्ड, 1.2 एफ एम आर नॉट है, इंटू 70 टू द पावर वन थर्ड। अब जानबूझ के 70 का वन थर्ड क्यूब रूट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करो, देखो 4 का क्यूब आपको 64 होता है, और 4.2 का अप्रोक्सीमेटली 74। तो 70 कहीं बीच में ले लो, अप्रोक्सीमेटली 4.12 ले लो, तो आर आपका 4.94 फर्मी, इतना ही है। ये वन लाइनर्स जानबूझ के पूछे जाते हैं जहां पे आपको ऐसे ना क्यूब रूट, बस ये फटाफट निकालना आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, 27, 64, 125 के आसपास के नंबर मेंटली फिर आप कर लो, ऐसा है चीज। चलो ये है लोहा 56 एफ, सबसे कॉमन आयरन न्यूक्लियस है। रेडियस, मास और डेंसिटी तीनों निकालते हैं। रेडियस है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 56 करेंगे, 56 वन थर्ड। अब 56 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, है ना, 3.83। तो आर आपका है 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में, तो ये 4.6 फर्मी आया। देखो 56 का अगेन क्यूब रूट निकालना था, 64 4 है, तो 56 3.83 अप्रोक्सीमेट। मास ए 56 है, तो अप्रोक्सीमेटली मास आ जाएगा 56 यू, यही तो है मास नंबर, है ना ऐसे। तो आपको यू पता है, जैसे कहा था याद रखना है इसको, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा केजी में आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू ये जो आपका आ रहा है 4.6 10 टू द पावर माइनस 15, उसका क्यूब करो, है ना। तो 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 43 मीटर क्यूब। डेंसिटी m बाई वी 9.3/10 माइनस 20। देखो नंबर्स ये सारे गड़बड़ वाले नंबर्स हैं, चीजें आसान है, बस नंबर्स का गेम है यहाँ। तो ये आपका आया है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर। अब आपको पता ही था, ये तो डेंसिटी का वैल्यू होता ही है, सेम आंसर, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डेंसिटी है ना। तो ये हमने जस्ट निकाला है, कंफर्म किया है। अब इसको कैसे फील करेंगे, तो सॉलिड आयरन की डेंसिटी अराउंड 7 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, 7000 केजी पर मीटर। मतलब आयरन का न्यूक्लियस बल्क आयरन से 10 टू द पावर 13 गुना ज्यादा डेंस है ना। तो ये डेंसिटीज है ना न्यूट्रॉन स्टार्स में मिलती है, जो एसेंशियली एक जाइजेंटिक न्यूक्लियस है, ऑलमोस्ट पूरा न्यूट्रॉन्स का बना हुआ। इस डेंसिटी का अब आपको आइडिया यहां से आता है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब करो इस डेंसिटी का, 1 सेंटीमीटर में एक शुगर क्यूब के जितना, तो उसका मास देखो कितना आ रहा है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। बहुत ज्यादा है ये, हाँ, मतलब एक शुगर क्यूब का इतना मास। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का स्केल है। चलिए ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है और सबसे कॉन्सेप्चुअल भी है। दो कार्बन 12 के न्यूक्लियाई एक दूसरे को सरफेस पर टच कर रहे हैं, उनके बीच इलेक्ट्रिक रिपल्जन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो C12 का रेडियस आप निकाल लो, है ना, 1.2 इंटू 12 टू द वन थर्ड, अगेन वन थर्ड है जो भी है
क्यूब रूट करना है 12 का, ऐसे। तो 2.75 फर्मी है ना। ये आपको कैसे करोगे, तो भाई जो भी नियरेस्ट क्यूब है उसके आसपास ले लेना, ऐसे करके। दूसरा स्टेप देखो, जब दो स्फीयर्स टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2r करेंगे हम। रेडियस प्लस रेडियस 2r, तो 5.5 फर्मी है ना। तो फर्मी है मतलब 10⁻⁻15 मीटर। हर न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, 6 है, कार्बन है, तो Q6e हो जाएगा। तो कूलम में 6 इंटू 1.6 इंटू -19 कूलम। पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये 9 इंटू 10⁻9 होता है, 1/4 एप्सिलॉन पाई, ये तो पता है। अच्छा, ये इंटू 6.6, 6 इंटू 1.6 10⁻⁻19, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि Q1 Q2 है, अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻15। करो कैलकुलेट बैठ के, पॉज करके करो। U आपका आएगा 1.5 इंटू 10⁻12 जूल। इसको अगर आप करो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके, तो 9.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब असली मजा यहाँ है, आप फिजिक्स क्या है, क्या समझते हो। ये 9.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये हम कहेंगे कूलम्ब बैरियर है ना। वो एनर्जी वॉल जो दो कार्बन न्यूक्लियाई को पार करनी पड़ेगी अगर उन्हें फ्यूज होना है, नहीं तो ये फ्यूज नहीं हो सकते। इसलिए फ्यूजन के लिए स्टेलार टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। स्टेलार मतलब क्रोर्स ऑफ डिग्रीज, जो सिर्फ स्टार के कोर्स में मिलती है ना, सूरज और इसके। सन में हाइड्रोजन फ्यूजन, मैसिव स्टार्स में कार्बन फ्यूजन होता है, ऐसा। सब इसी बैरियर की कहानी है। तो हमने ये नंबर पहले भी देखा था। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसने आपको एस्ट्रोफिजिक्स तक भी अगर गौर से देखो तो आपको पहुंचा दिया है। ये चीजें फ्यूजन में आगे करने वाले हम। ठीक है, चलो यहां तक बहुत है। अब क्विक रिवीजन देखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका काम की चीज है। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियंस। न्यूट्रॉन किसने, तो चार्डविक साहब ने 1932। नो चार्ज, प्रोटॉन से स्लाइटली हैवी। ए इक्वल टू जेड प्लस एन, नोटेशन ए जेड एक्स। जेड एलिमेंट डिफाइन करता है। 1 AMU मतलब 1/12 ऑफ C12 एटम्स मास। डिफिनेशन है तो आता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻27। नंबर याद रखना है। आइसोटोप सेम प्रोटॉन, टोन सेम न्यूट्रॉन, बार ए सेम ए। क्लोजेस्ट अप्रोच आपका है ये फॉर्मूला ही है। ये मैं तो कहूंगा कि आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल सकते हो। ये याद रखो, न्यूक्लियर का साइज 10⁻14 टू -15, ऐसे। 1 फर्मी होता है 10⁻15। आर होता है R0 इंटू A⁻1/3। R0 होता है 1.2 FM। ये सारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इससे ही तो सारा। V प्रोपोर्शनल टू A है, डेंसिटी कांस्टेंट है 2.3 इंटू 10⁻17 kg, बहुत ज्यादा है। ये फॉर्मूला कार्ड अपने नोटबुक में भी रखो, फर्स्ट पेज पर लिख लो। बार बार यही चीजें आने वाली है पूरे चैप्टर में। तो ये हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर था। उम्मीद है न्यूक्लियस अब आपको उतना ही क्लियर दिख रहा होगा जितना रुदरफोर्ड साहब को दिखा था। उनको तो बहुत मेहनत के बाद दिखा था। चलो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले लेक्चर आपके अगर सब्सक्राइब करोगे तो मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट लेक्चर है 23, उसमें पढ़ेंगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, जहां पता चलेगा
कि न्यूक्लियस का मास उसके पार्ट्स के टोटल मास से कम क्यों होता है, और यही मिसिंग मास है न्यूक्लियर एनर्जी का राज। E=mc² इन एक्शन देखेंगे उस वक्त। कमेंट्स में आप जरूर से अपने डाउट लिखें ताकि मुझे फीडबैक मिले। एवरी कमेंट इज वेरी वैल्यूएबल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।